हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे डीएसएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक, हम क्राइटेरियाज देखने वाले हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कुछ सर्विस क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं। फॉलोइंग सर्विस क्राइटेरिया कम्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो कुछ सर्विस क्राइटेरिया है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए, वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन है द डिफ्लेक्शन अंडर सर्विसिबिलिटी लोड्स ऑफ a building or a building component should not impair the strength of the structure or components or cause damage to the finishing। ठीक है, तो मतलब जो भी है फिनिशिंग में या फिर स्ट्रक्चर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसकी वजह से? डिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, इसी में हमारे पास है डिफ्लेक्शंस आर टू बी चेक्ड फॉर द मोस्ट एडवर्स बट रियलिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस लोड्स एंड अरेंजमेंट बाय इलास्टिक एनालिसिस यूजिंग अ लोड फैक्टर ऑफ 1.0। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। इसमें डिफ्लेक्शंस हम चेक करेंगे पहले से। Table below gives the limits of deflections for certain structural member systems as recommended by IS 800/2017। तो टेबल में हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की इसमें हम बात करें, where the deflection due to dead load plus live load combination is likely to be excessive, consideration should be given to pre-camber the beams, trusses and girders. Generally for the span greater than 25 meter, camber approximately equal to the deflection due to dead load plus half the live load may be used। ठीक है, तो हमारे पास है जहाँ पे स्पैन हमारे पास कितना होगा, ग्रेटर देन 25 मीटर। जहाँ पे स्पैन क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 25 मीटर। उस केस में हम क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे हम कैम्बर का यूज करेंगे, कैम्बर CAMBER कैम्बर का यूज करेंगे। ठीक है, कैम्बर हम यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू डेड लोड। ठीक है, कितना होगा कैम्बर? इक्वल टू द डिफ्लेक्शन जो डेड लोड की वजह से हो रही है प्लस हाफ द लाइव लोड में भी यूज्ड। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मेंबर shall be calculated without considering the impact factor or dynamic effect of the loads in deflection. Roofs which are very flexible shall be designed to withstand any additional load that is likely to occur as a result of ponding of water or accumulation of snow। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफ्लेक्शन लिमिट्स की, तो डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए हम कोड बुक चेक करेंगे। IS 800/2007 हम चेक करेंगे, तो इसमें हमें मिल जाएंगी डिफ्लेक्शन लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिमिट स्टेज ऑफ सर्विसिबिलिटी है वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन के बारे में हम देख लेते हैं। Suitable provisions in the design shall be made for the dynamic effect of live loads, impact loads, and vibration due to machinery operating loads. In severe cases, possibility of resonance, fatigue, or unacceptable vibration shall be investigated। तो जो भी vibrations है उसका हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें, several factors affecting the durability of the building under conditions relevant to their intended life are listed below। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कि जो लाइफ है, इंटरनल लाइफ है बिल्डिंग की, उसके बारे में है। तो ये कुछ हमारे पास सेवरल कंडीशन है जो इसको अफेक्ट करती हैं। वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड है द डिग्री ऑफ एक्सपोजर। थर्ड हमारे पास है द शेप ऑफ द मेंबर एंड द स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। एंड फोर्थ हमारे पास है द प्रोटेक्टिव मेजर। एंड फिफ्थ हमारे पास है ईज ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, IS 800/2007 specifies the requirement of durability and also specifies for the different coating system.
Under different exposure conditions, the 5 exposure conditions have been specified. तो 5 exposure conditions हमारे पास स्पेसिफाइड हुए हैं। एक हमारे पास माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवर है, वेरी सीवर है एंड एक्सट्रीम है। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द कोड डज नॉट स्पेसिफाई एनी मिनिमम थिकनेस फॉर द मेंबर्स। तो कोड जो है कोई भी मिनिमम थिकनेस जो है मेंबर की उसको स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक है, डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम थिकनेस फॉर द मेंबर। The earlier code 800 1984 specified a minimum thickness of 6 mm। जो earlier code था उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर की जो थिकनेस हम लेते थे वो 6 mm लेते थे। डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, वेदर पे जो डायरेक्टली एक्सपोज थी उसकी हम 6 mm मिनिमम थिकनेस लेते थे। एंड फुली एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग एंड 8 mm फॉर द मेंबर्स। और 8 mm हम किस मेंबर के लिए लेते हैं? फॉर द मेंबर डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते थे टू द वेदर बट नॉट एक्सेसिबल फॉर द क्लीनिंग। लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होते थे क्लीनिंग रिपेयरिंग के लिए। जो क्लीनिंग रिपेयरिंग के लिए एक्सेसिबल होते थे उसके लिए हम लेते थे 6 mm थिकनेस लेते थे। It is assumed that if durability requirements as given in section 15 are followed, it will ensure adequate protection for all thickness। ठीक है, तो जो हम सेक्शन 15 में अगर जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फॉलो करेंगे तो वो हमें क्या देगा? एडिक्वेट सेफ्टी देगा, एडिक्वेट प्रोटेक्शन देगा फॉर ऑल द थिकनेसेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फायर रेसिस्टेंस। Fire resistance of a steel member is a function of its mass, its geometry, the actions to which it is subjected, its structural support conditions, fire protection measures adopted and fire to which it is exposed। ठीक है, तो फायर प्रोटेक्शन में हमारे पास बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ इट्स मास, उसका मास देखा जाता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी बनी है उसके अकॉर्डिंग होता है। देन एक्शंस टू विच इट इज सब्जेक्टेड, कौन कौन से एक्शन उस पर लग रहे हैं। देन इट्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट कंडीशन, उसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट कंडीशंस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। फायर प्रोटेक्शन मेजर्स हमने कौन कौन से अडॉप्ट किए हैं उस पर डिपेंड करता है। देन फायर टू विच इट इज एक्सपोज, कौन सी फायर में वो एक्सपोज है। ठीक है, कौन कौन सा पोर्शन एक्सपोज है वो उस पर डिपेंड करता है फायर रेसिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें है फटीग। फटीग लिमिट स्टेट इज इम्पोर्टेंट व्हेन रिपीटेड लोडिंग इज कंसीडर्ड। ठीक है, जहाँ पे रिपीटेड लोडिंग का कंसेप्ट हो वहाँ पे हमारे पास फटीग का जो हमारे पास टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस के केस में फटीग का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्रेन ग्रिडर्स में भी फटीग का इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि प्लेटफॉर्म कैरिंग वाइब्रेटिंग मशीन्स। एज पर कोड अगर हम बात करें, स्ट्रेस चेंजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन विंड लोडिंग नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड फटीग। ठीक है, तो जो विंड लोड की वजह से हमारे पास स्ट्रेस चेंज होती है उसमें उसको हम फटीग में कंसिडर नहीं करते, नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड फटीग। Fatigue failure is normally considered as the ultimate limit state, but fatigue checks are demanded out at working load gamma f equal to 1. This is because fatigue failure occurs due to large number of applications of loads normally expected to act on the structure, that means the service load। ठीक है। Section 13 of code gives the guidelines for fatigue design but does not consider the effect of the following। ठीक है, तो सेक्शन 13 में हम इसकी गाइडलाइंस देख सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है फटीग की, लेकिन उसमें ये फॉलोइंग चीज़ें ऐड नहीं की। हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कोलिजन फटीग, लो साइकिल और हाई स्ट्रेस फटीग, थर्मल फटीग, स्ट्रेस कोलिजन क्रैकिंग, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड नहीं की हैं, कंसिडर नहीं की है। Code states that fatigue assessment is not normally required for building structures except in the following members: those supporting lifting or rolling loads, those subjected to repeated stress cycles from vibrating machines, those subjected to wind-induced oscillations for large of cycles of life, those subjected to crowd-induced oscillations of a large number of cycles in life.
अगर हम बात करें फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन अगेंस्ट फटीग, कोड क्लासिफाइज डिफरेंट डिटेल्स ऑफ मेंबर एंड कनेक्शंस अंडर डिफरेंट फटीग क्लासेस। तो ये सारी चीजें फटीग के लिए गाइडलाइन जो भी हैं कोड में दी हैं, तो आप वहाँ पे कोड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक है ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, एज द फटीग ब्रिटल फ्रैक्चर विल रेयरली occur in बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सच फ्रैक्चर इज द सडन फेलियर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये फ्रैक्चर क्या होता है, एक सडन फेलियर होता है मटेरियल का, सडन फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर सर्विस कंडीशन काज्ड बाय लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से ये होता है, आप सडन चेंज इन स्ट्रेस, मतलब सडन चेंज स्ट्रेस में आ जाए उसकी वजह से होता है। Since thickness material is more prone to brittle fracture than thin material, limiting thickness are often prescribed by the courts for various members। ठीक है, तो ये था brittle fracture के बारे में। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये खाली हमारे पास है जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसके काफी सारे चैप्टर्स हम आगे देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।